वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपनी मॉर्निंग की क्लास में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास है। और इंडियन पॉलिटी की अगली क्लास जारी करने से पहले आई वुड लाइक टू आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली क्लासेज में हमने क्या क्या अध्ययन किया है। इंडियन पॉलिटी को समझने के क्रम में हमने स्टेट और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होते हुए ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखे थे विथ कैरिंग डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर हम देखें कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम में, तो उसके आधार पर कितने टाइप के गवर्नमेंट सिस्टम बन सकते हैं। इसमें हमने देखा था कि मोनार्किकल या डिक्टेटोरियल सिस्टम, जिसमें एक ही इंसान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो एक स्ट्रक्चर है। हिस्टोरिकली हमने देखा था, और अभी भी कुछ देशों में जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ इस तरह के स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था इफ ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट सिस्टम देन उसे ओलिगार्की या गुट तंत्र कहेंगे। एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट इफ ऑल द पीपल्स ऑफ अ कंट्री आर इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द गवर्नमेंट सिस्टम देन इट इज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। इसी तरह से बढ़ते हुए हमने अगले कुछ टर्म्स देखे थे, जिसमें इन टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट के आधार पर कितने टाइप के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होते हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच रिलेशन के आधार पर कितने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होते हैं, और सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशनशिप के आधार पर कितने गवर्नमेंट सिस्टम बन सकते हैं। इसमें हमने कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनिटरी सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद हम अपने आखिरी इस इंट्रोडक्टरी पॉलिटी के सेक्शन के आखिरी पॉइंट या चैप्टर पर पहुंचे थे। वो था कि कैसे समय के साथ इवोल्यूशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का और डेमोक्रेसी का। इसे पढ़ने के क्रम में हमने सबसे पहले एक जो रिटन डॉक्यूमेंट पाया जाता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीज हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए पाए जाते हैं, तो वो सिस्टम था चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई थी, उन्हें कोडिफाई किया गया था। इसके अलावा हम हम्मुराबी की संहिता भी देखते हैं, हम्मुराबी कोड, जो ग्लोबली दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की शुरुआत हमें दिखती है। मगर मॉडर्न डेज में जो डेमोक्रेसी का वर्तमान स्वरूप है, उसे पैदा करने वाले जो कारण थे या कुछ घटनाएं जो हिस्टोरिकली हुई हैं, उनको देखते हुए हमने दो महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा कर ली थी। जिसमें पहला है राकेश बद्री। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राकेश। तो उसमें पहली जो घटना थी वो थी 1688 का ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, और ये इंग्लैंड में हुआ था, जहाँ पर बिना किसी खून को बहाए हुए या बिना कोई वायलेंस किए हुए एक मोनार्किकल सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब हम कहते हैं तो इसमें राजा सिर्फ एक नाम मात्र का हेड ऑफ द स्टेट होता है, और बाकी सारे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है वो उस देश की लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार करती है। इसे पूरी तरह से डेमोक्रेसी इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट अभी भी एक हेरिडिटरी पोस्ट है, जिसमें एक ही वंश के या एक ही परिवार के लोग हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन लेते हैं, फिर वो चाहे क्वीन हो या किंग हो, जैसा कि आज भी हम अपने समय में यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में देखते हैं। 1688 के ब्लडलेस रिवॉल्यूशन ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड एक जो घटना है उसके बीज हमें दे दिए थे। हालांकि इसमें कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन कुछ सेट ऑफ रूल्स और ट्रेडिशंस को हमने माना था जो सरकार को काम करने में मदद करेंगे, और इस तरह से शुरुआत होती है मॉडर्न डे टाइम्स में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। इसमें एक अगली घटना जो हमने पिछली क्लास में जिस पर चर्चा की थी वो थी 1776 का अमेरिकन रिवॉल्यूशन। 1776 में अमेरिका इंग्लैंड की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इंग्लैंड का एक उपनिवेश या कॉलोनी था। जिस तरह से इंडिया इंग्लैंड की एक कॉलोनी था, उसी तरह से अमेरिका भी इंग्लैंड की एक कॉलोनी हुआ करता था, जहाँ के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इंग्लैंड अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फीड करने में और
प्रॉफिट गेन करने में किया करता था। लेकिन 1776 में जब वहाँ के लोगों ने क्रांति की और काफ़ी सारे संघर्ष के बाद जब अमेरिका इंग्लैंड से आज़ाद हुआ, तब अमेरिका ने जिस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चुना वो आज के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर के सबसे ज़्यादा करीब है और एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो अमेरिका ने आज़ाद होने के जस्ट बाद एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और ये पहली बार हम देखते हैं कि विश्व का पहला लिखित एक डॉक्यूमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि अमेरिका से हमें मिला है। और इसके साथ ही हमने ये भी समझा कि यहाँ डेमोक्रेसी को भी स्थापित किया गया। अमेरिका में हेड ऑफ द स्टेट कोई भी परिवार का व्यक्ति नहीं होता है जो हेड ऑफ द स्टेट बनता है और उसके बाद उसके वंश के ही लोग आगे हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं, बल्कि अमेरिका ने अपने हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट को चूज करने के लिए, उनको चयन करने के लिए उनका एक इलेक्शन प्रोसेस को डिफाइन किया। और ये लोकतंत्र है क्योंकि इसमें लोगों के द्वारा ही अपने देश के सबसे बड़े पद के लिए जो व्यक्ति है उसका चुनाव किया जाता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी हमें दिखती है अमेरिकन रिवॉल्यूशन में पहली बार, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो बीज हैं वो फर्स्ट टाइम हमें दिखते हैं 1688 के इंग्लैंड के रिवॉल्यूशन में। इसके बाद एक तीसरी घटना है जिसने शेप दिया है जो मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, वो घटना थी 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंग्लैंड और अमेरिका से होते हुए ये जो क्रांति की मशाल है ये पहुंचती है फ्रांस की तरफ। ओके, लेट्स चेक इट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ने के क्रम में अब हम देखते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन इज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था अमेरिकी क्रांति, जो कि 1776 में हुई थी, और उसके कुछ ही वर्षों बाद 1789 में होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसके पीछे की जो कहानी है उसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसमें फ्रेंच मदद मिली थी अमेरिका को। अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ाद होने के लिए सपोर्ट मिला था फ्रांस से। फ्रांस के राजा ने ब्रिटेन से अपनी दुश्मनी या अपनी कॉम्पिटिटिवनेस के चलते, लक्ष्य भार्गव आल्सो जॉइन अस, हाय लक्ष्य। तो देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस ने अमेरिका में जो क्रांतिकारी थे उन्हें हथियार मुहैया कराए और उन्हें जो जरूरी सपोर्ट था वो प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से अमेरिकन रिवॉल्यूशनरीज इंग्लैंड से खुद को आज़ाद करने में कामयाब हुए। So in a way, the American freedom is sponsored by France, लेकिन इसका असर फ्रांस जैसे देश में जहाँ किंग का शासन ठीक नहीं चल रहा था, वहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, फ्रांस में बैंकरप्सी का दौर चल रहा था, राजा ठीक तरीके से गवर्न नहीं कर पा रहा था वहाँ की जनता को। और जैसा कि आपने देखा जो इंग्लिश रिवॉल्यूशन है 1688 का, उसके पीछे लिबरल थॉट्स का पहुंचना, जॉन लॉक जैसे लोगों का जो इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, उनकी वजह से लोगों के बीच में ये भावना पैदा हुई कि हमें अपना शासन खुद करना होगा, हमें किसी राजा की जरूरत नहीं है। इसी तरह के थॉट अब जाकर फ्रांस में भी प्रेवलेंट होने लगे और एक घटना ने, जो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, इस थॉट को क्रांति का रूप दे दिया। इससे लोगों के बीच ये भावना जागी कि अगर फ्रांस का राजा किसी और देश की आज़ादी के लिए अपने देश के रिसोर्सेज को दांव पर लगा सकता है, तो आने वाले समय में वो देश की चिंता न करते हुए अपने निजी हितों के लिए कुछ और कार्य भी कर सकता है। और इसके साथ ही फ्रांस की जनता को ये भी एहसास था कि उन्हें किसी राजा के अंडर नहीं रहना है, बल्कि उन्हें अपना खुद का एक सिस्टम बनाना है जो अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम होगा। तो इन सब बातों के कारण, इन सब घटनाओं के कारण फ्रांस के लोगों ने, खासतौर पे वहाँ के मिडिल क्लास ने
अगेंस्ट द किंग एक रिवॉल्यूशन कर दिया और जनता सड़कों पर उतर आई। काफ़ी समय के संघर्ष के बाद फ्रांस में राजा को हटाया गया और एक नया सिस्टम लाया गया जो कि माना जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बना हुआ डेमोक्रेटिक सिस्टम था। तो यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी के जो इवोल्यूशन है उसको हम देखते हैं इन अ डिफरेंट कंट्री अदर देन इंग्लैंड एंड अमेरिका। तो ये घटना हुई थी 1789 में। By this time, a middle class domination had been established within the French society, and they are demanding a republican political system in the country. फ्रांस के लोगों में एक मध्य वर्ग जो संपन्न था पैसे के लिहाज से और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक था, उस फ्रांस के मध्य वर्ग ने ये ज़रूरत महसूस की कि उन्हें राजतंत्र के अंतर्गत नहीं रहना है और उन्हें एक रिपब्लिकन पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है रिपब्लिकन, या हम कहेंगे रिपब्लिक। तो यहाँ पर हम लगे हाथों ये भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ रिपब्लिक। सीधे सीधे टर्म्स में हम कहें तो रिपब्लिक का मतलब होता है, किसी भी देश को रिपब्लिक तब कहा जाता है जब हेड ऑफ द स्टेट यानी कि उस देश का सर्वोच्च अधिकारी या देश का प्रमुख इलेक्टेड होता है, इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा जब अपने देश के प्रमुख का चुनाव किया जाता है एक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा, एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा, तब उस देश को रिपब्लिक कहते हैं। और ये जो चुनाव है इट इज अ पीरियोडिक इलेक्शन होता है। जब अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत का हेड ऑफ द स्टेट जिसे माना जाता है वो है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट का चुनाव हर 5 साल में होता है। इस तरह से भारत भी एक रिपब्लिक है। और इसी तरह की शुरुआत जो कि अमेरिका में भी हुई थी उसका अगला चरण आपको फ्रांस में देखने को मिलता है। तो लोगों के बीच अपने हेड ऑफ द स्टेट को चुनने और एक निश्चित समय के लिए चुनने की जो मांग थी वो उठने लगी थी, और ये खास तौर पर जो वहाँ का मिडिल क्लास उभर कर आ रहा था उसके द्वारा ये मांग रखी जाने लगी। सो द किंग लुई द 16th जो कि फ्रांस के राजा थे, gave the importance to the aristocratic class and clergy instead of general public. This results in the revolution from, अगर यहाँ से आपको दिखना रहा हो तो मेरी बात सुन लीजिए, this result in the revolution from 1789 AD to 1793 AD। एक रिवॉल्यूशन होता है 1789 से 1793 के बीच, ये रिवॉल्यूशन चलता है, which established the rule of the people. So the king Louis the 16th gave the importance to the aristocratic class, अभी देखेंगे ये क्या है, and clergy instead of general public. This results in the revolution from 1789 AD to 1793 AD, which established the rule of the people. जो फ्रांस का राजा था लुई द 16th, उसने मिडिल क्लास की इस तरह की डिमांड्स को तवज्जो न देते हुए अपने राज्य में या अपने देश में जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, यानी कि जब वहाँ राजतंत्र था तो एक खास तरह के लोगों का ग्रुप होता था जिन्हें एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था। ये लोग कुलीन वर्ग कहे जाते थे, यानी कि खास परिवार से आने वाले लोगों को कुछ खास अधिकार दिए जाते थे राजा के द्वारा, और वो सोसाइटी में अपना एक उच्च ओहदा, एक हायर लेवल में जीवन बिताते थे। तो इस तरह के लोगों को राजा ने तवज्जो दी, उसे लगा कि इन लोगों का प्रभाव समाज में है
और अगर मैं इन्हें तुष्ट कर दूंगा या इनको संतुष्ट कर दूंगा तो ये जो रिवोल्यूशनरी विचार पनप रहा है फ्रांस की जनता के बीच वो धीरे धीरे दब जाएगा या वो शांत हो जाएगा। इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब सिंपली होता है वो गुट जो धर्म के आधार पर लोगों के बीच रहता है। धार्मिक गुरु जो होते हैं, रिलीजियस लीडर जो होते हैं, उनका ग्रुप। फ्रांस में क्योंकि चर्च या क्रिश्चियनिटी प्रेवलेंट थी तो चर्च के जो पादरी या फिर जो ऑफिसर्स होते थे उन लोगों को भी इसने तवज्जो दी। एरिस्टोक्रेटिक क्लास को तवज्जो देने का रीजन ये था कि समाज में इन्हें उच्च वर्ग का माना जाता था और समाज में इनका प्रभाव था। और क्लर्जी को महत्व देने का मतलब ये था कि धार्मिक आधार पर लोग चर्च जाते थे और चर्च के लोगों की बात मानते थे। इसलिए लुई द 16 ने इन दोनों ही तबकों को ज्यादा वरीयता दी, जनरल पब्लिक की एस्पिरेशंस को नकारते हुए। मगर उसकी ये जो इच्छा थी या जो मंशा थी ये पूरी नहीं हुई, बिकॉज अब लोग इतने जागरूक हो चुके थे कि वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास और क्लर्जी के दायरे से भी बाहर निकल चुके थे, वो इनकी बातों से प्रभावित नहीं होते थे। तो इसका अंजाम ये हुआ कि 1789 से लेकर 1793 तक फ्रांस में एक खास तरह की क्रांति हुई। लोग सड़कों पर उतरे और जगह जगह पर अराजकता का माहौल बन गया था। एक बास्तिल नामक दुर्ग था या एक प्रिजन था, कहेंगे जेल थी, वहां लोग घुस गए और उन्होंने उस पूरे किले को, जो कि एक जेल था, उसे तोड़ दिया और वहां के जितने भी कैदी थे उन्हें रिहा कर दिया। और इसी तरह की छोटी मोटी घटनाएं पूरे फ्रांस में धीरे धीरे होने लगी और 1793 आते आते राजतंत्र वहां से समाप्त हो गया। जो लुई द 16 थे उन्हें हटा दिया गया और एक नई व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की गई। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इसके आगे के जितने भी बातें हैं उनको हम देखते हैं और इंडियन कंटेक्स्ट में भी इन बातों को समझेंगे। सो दीज मेजर इंसिडेंट्स इन हिस्ट्री, यानी कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड उससे पहले 1688 का ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, these major incidents in history created a global sentiment against the monarchical system and attracted the world towards the republican democratic type of system। इन तीन घटनाओं से जब धीरे धीरे ये खबर पूरे विश्व में फैली तो विश्व लेवल पर भी, वैश्विक लेवल पर भी लोगों के बीच अपने अपने देश में रहते हुए ये भावना जागृत होने लगी कि अब उन्हें भी किसी तरह के मोनार्किकल या राजतंत्रीय सिस्टम में नहीं रहना है, बल्कि एक बेहतर व्यवस्था का इजाद हो चुका है जिसे कहते हैं रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसके तहत अगर शासन देश में चले तो उनके हितों का ज़्यादा से ज़्यादा मान रखा जाएगा और उन्हें बेहतर जीवन जीने की एक सिचुएशंस या परिस्थितियां मिलेंगी। तो इन इंसिडेंट का ये योगदान है जो धीरे धीरे 3 इंसिडेंट हुए थे, इनकी लहर धीरे धीरे विश्व लेवल पर फैली और आज आप देखते हैं कि ज़्यादातर देश जो भी पूरे विश्व में है वहाँ रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम काबिज है। अगर हम कुछ मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया के देशों को छोड़ दें या नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को छोड़ दें या फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज को छोड़ दें तो बाकी सभी देशों में लगभग एक ही तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम अपनाया है देशों ने अपने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार। सो वन बाय वन मैनी कंट्रीज मूवमेंट टुक प्लेस टू रूट आउट द मोनार्की, थियोक्रेसी, इंपीरियलिज्म, कोलोनियलिज्म एंड डिक्टेटरशिप। इस विचार का ये असर हुआ, सिर्फ इस विचार के द्वारा ही बहुत सारे देशों में राजतंत्र को, कुछ देशों में जहाँ धर्मतंत्र था और कुछ देशों में जहाँ साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद जैसी चीजें थी या तानाशाही सरकारें थी, उन सभी देशों में अलग अलग आंदोलन हुए और इसकी वजह से एक नया सिस्टम पैदा हुआ जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडीइंग इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में जो हम चीजें पढ़ेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन मेजर पोर्शन कवर करता है उन चीज़ों का, और डेमोक्रेसी कैसे चलती है हम इस बात की जानकारी लेते हैं। तो इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी
तो असर आपको इंडिया में भी दिखेगा। सो इन इंडिया वी सॉ द फ्रीडम स्ट्रगल विच इज प्रोमिनेंटली बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। भारत में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, इसमें अलग अलग तबके के लोग मिलकर आए और उन्होंने कोशिश की कि जो ब्रिटेन का यहाँ शासन है, जो कि एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, उसे उखाड़ फेंका जाए और एक नया शासन स्थापित किया जाए। इसमें हमारे सभी फ्रीडम फाइटर्स के योगदान को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने एक मेजॉरिटी जो है फ्रीडम स्ट्रगल का जो पोर्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो उभर कर सामने आता है वो जो तरीका है आज़ादी पाने का, दैट इज नॉन वायलेंट तरीके से हमने अपनी मांग रखी और डिमांड की कुछ राइट्स की। अंग्रेजों से शुरुआत में तो हमने कुछ अधिकारों की मांग की। हमने कहा यदि आप हमारे देश में शासन करना चाहते हैं तो हमें कुछ अधिकार दीजिए जो कि हमारी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। और जैसे जैसे वो अधिकार मिलने की संभावनाएं कम होती गई, वैसे वैसे नए नए आंदोलन उभर कर आए। इन सब में एक संगठन था जिसे कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका बहुत बड़ा योगदान था। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो डायरेक्टली या तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे या फिर इनडायरेक्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए आंदोलनों में शामिल हुआ करते थे। अगर हम अपने रिवॉल्यूशनरीज की भी बात करें, जैसे कि भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, सूर्य सेन, न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ हैं जिनका नाम कुछ के हमें बहुत बेहतर तरीके से मालूम है जिनके बारे में, और कुछ ऐसे भी हैं अनसंग हीरोज जिनकी जीवनी या जिनके बारे में कम जानकारी रहती है। ये सभी जिन्होंने वायलेंट तरीके से ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन किया, कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की उन्होंने हत्या भी की, और खासतौर पर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक लो इंटेंसिटी के बॉम्ब को फेंककर अपनी आज़ादी के बारे में नारे लगाए और देश को जागरूक किया कि किस तरीके से गुलाम रहना अच्छी बात नहीं है, बल्कि आज़ादी के लिए मर मिटना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस तरह के जो क्रांतिकारी थे हमारे देश में, ये क्रांतिकारी भी शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए आंदोलनों में हिस्सा लिया करते थे। एक आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था जो कि चौरी चौरा की घटना के बाद उन्होंने वापस ले लिया था, और इससे निराश होकर ही बहुत सारे युवकों ने, जिनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग शामिल थे, उनका मुंह भंग हो गया था इस तरीके से आज़ादी पाने की जो तरीका था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तब जाकर उन्होंने कोई वायलेंट तरीका अपनाया। बट जैसा कि हम भगत सिंह की जीवनी के बारे में जानते हैं, उनके बाद के जीवन में जो उनके विचार थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगत सिंह ने भी कहा था कि गोली या बम से किसी भी प्रकार से आज़ादी नहीं पाई जा सकती। आज़ादी पाने के लिए सबसे पहले आज़ाद ख्याली ज़रूरी है। आपका दिमाग खुला होना चाहिए, आपकी विचार सभी जगहों से जो नए विचार आते हैं उनके प्रति आप रिसेप्टिव होने चाहिए, उन्हें रिसीव करने लायक आपके दिमाग में क्षमता होनी चाहिए। और यही वजह भी है कि जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहां भगत सिंह बहुत बड़ा बम फोड़कर काफ़ी सारे लोगों की हत्याएं भी कर सकते थे जो कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब इसलिए फेंका कि सिर्फ एक धमाका करके अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, और खुद उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया। और गिरफ्तार करवाने की वजह ये थी कि जब भी उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो उस मुकदमे में वो जो अपने पक्ष में बात रखेंगे वो बात समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पूरे देश में फैलेंगी, और जो क्रांतिकारी विचार है, जो आज़ाद ख्याली है, वो लोगों के भीतर अपनी जगह बनाएगी। इससे लोगों के अंदर भी एक क्रांति की ज्वाला जलेगी, और अपने अपने तरीके से सभी लोग अगर खुद को आज़ाद करना चाहें तो संगठित होकर हम ब्रिटिश सत्ता को देश से बाहर उखाड़ सकते हैं। और आखिरी के दिनों में उन्होंने जो नॉन वायलेंट तरीका है, जो डिमांड रखना है, इंडियन कांग्रेस का जो तरीका था आंदोलन करने का, उसके पक्ष में भी कई सारी बातें लिखी थी। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर ही बेस्ड था, समय समय पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी ब्रिटिशर्स से कि उन्हें कुछ
अधिकार दिए जाएं, एक खास तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए इंडिया के रिगार्डिंग, और उसके आधार पर यहाँ पर शासन किया जाए। और जब परिस्थितियाँ इस तरह से अनुकूल हुई, खासतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूरे देश की जनता ने एक आंदोलन छेड़ा, जिसमें सीधे सीधे उन्होंने अब किसी राइट्स की डिमांड ना करते हुए सीधे अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील की थी, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में देखने को हमें मिलता है। इसमें एक और व्यक्ति का जिक्र करना लाजमी है, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपने स्तर पर, जब वो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, बिकॉज ऑफ सम इनडिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, तब उन्होंने एक अपनी आर्मी बनाई थी सिंगापुर में, और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ जो गुट था उसमें शामिल हुए थे और अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। इसका असर हुआ था भारतीय सेना या भारतीय नेवी में भी एक विद्रोह हुआ था उस दौरान। तो ये कारण भी थे, अपार्ट फ्रॉम नॉन वायलेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड जो डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसके साथ साथ आज़ाद हिंद फौज की जो गतिविधियां थी, सुभाष चंद्र बोस के जो योगदान था, उसकी वजह से भी देश को आज़ादी मिली है और इसे भी हमें नहीं भुलाया जाना चाहिए। बट अभी हम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के क्रम में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के इवोल्यूशन को देख रहे हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि 1885 से लेकर 1947 तक, फ्रॉम 1885 टू 1947, जो मेजॉरिटी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जो सबसे मुखर होकर जो चीज निकल कर आती है, वो है एक संविधान की अपेक्षा करना, किसी भी देश में एक संविधान के आधार पर शासन चलाने की डिमांड करना। तो आप समझ सकते हैं कि जो पिछली 3 क्रांतियां हुई हैं, जिससे विश्व भर में अलग अलग जगहों पर हर देश की जनता ने एक संवैधानिक लोकतंत्र में रहने की डिमांड की है, उसका असर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक तो ये बात थी कि इंडिया में क्या हुआ था। नाउ अगर हम देखें इन चाइना में भी अलग अलग देशों ने अपने उपनिवेश बनाए थे और एक हिसाब से चाइना को बांट दिया था अलग अलग कॉलोनीज में। फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, इन सब देशों ने चाइना में अधिकार करके इसके अलग अलग हिस्सों पर अपने अनुसार शासन चलाया था और अपने देश की तरक्की के लिए चाइना के जो संसाधन या रिसोर्सेज थे उनका यूज करना शुरू कर दिया था, जैसा कि बाकी देशों में भी किया जा रहा था। So in China, where dictatorship of the Communist Party runs the country, in 1989, youth and especially the students led a protest for the democracy. चाइना में जब आज़ादी मिली थी एंड आफ्टर माओ त्से-तुंग ने वहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई थी, जिसे डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। इसमें एक ही पार्टी के मेंबर्स होते हैं और वही उन्हीं में से चुने जाते हैं हेड ऑफ द स्टेट। ये एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, बल्कि एक नया एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर दिया था विश्व को, जो प्रभावित था मार्क्स के विचारों से, और ये रशिया में और आज के चाइना में अभी भी देखने को मिलता है। तो चाइना जैसे देशों में भी जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ भी हम देखते हैं कि 1989 के आसपास उस देश के युवाओं ने एक आंदोलन किया था वहाँ की देश की सरकार के खिलाफ, और ये डिमांड की थी कि उन्हें भी डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहने का उनका भी अधिकार है। हालांकि इस डिमांड को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने क्रूर दमन के तहत दबा दिया था, और 1989 में आप तियानमेन स्क्वायर की जो घटना है, अगर उसके बारे में जानते हो, तो बहुत सारे युवा लोग जो इकट्ठा हुए थे चाइना में अपनी डेमोक्रेसी की डिमांड के लिए, उनके ऊपर टैंक चढ़ा दिए थे और उसके बाद ये आंदोलन दब गया था। लेकिन अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी की मंशा, डेमोक्रेसी की इच्छा हर देश में लोगों के बीच आती है, क्योंकि ये अभी तक के जितने भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बने हैं उनमें इवॉल्व्ड स्ट्रक्चर है, सबसे बेहतर स्ट्रक्चर है। अगर हम यूएसएसआर की बात करें, द डिवीजन ऑफ यूएसएसआर इन स्मॉल स्टेट्स इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन। सो यूएसएसआर यानी कि रशिया जो बड़ा हिस्सा है, और उसमें कुछ देश जो कि बाल्कन कंट्रीज भी कहते हैं जिनमें यूक्रेन आज का भी शामिल है, ये सब पूरा एक देश हुआ करते थे, इन्हें यूएसएसआर कहा जाता था। दिस इज सोवियत रशिया। वहाँ भी जो देश अलग हुए हैं 90 के दशक में,
यूएसएसआर से छोटे छोटे देश अलग होकर अपनी अलग एंटिटी बनाई है, उनका कारण भी यही है कि उनके लोगों के बीच डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस जाग गई थी। उन्हें भी लोकतंत्र चाहिए था, किसी भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की अपेक्षा लोकतंत्र बेहतर विकल्प उन्हें लगा था। और इसी की वजह है कि यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और अलग अलग देश बन जाते हैं और एक रशिया बड़ा देश बचा रह जाता है जहां अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो ये सब इवोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। ये अलग अलग देशों में, खासतौर पर भारत, चाइना और रशिया जैसे देशों में भी आपको इसके बीज देखने को मिलेंगे, जहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड होगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाए जाने की डिमांड होगी। इसमें भारत में तो एक बेहतर राजनीतिक विकल्प रखा हमने आफ्टर द इंडिपेंडेंस। हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम रहते हैं और उसकी कई सारी कमियों के बावजूद भी हमें मालूम है कि आज के समय में किसी देश में रहने के लिए ये एक बेहतर स्ट्रक्चर है, यहाँ हमें कुछ अधिकार मिलते हैं। और वहीं चाइना और रशिया जैसे कुछ देश हैं जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें हैं। हालांकि वो देश तरक्की तो करते हैं बिकॉज वहाँ डिसीजन मेकिंग काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको डिसीजन लेने के लिए लोगों की राय लेना ज़रूरी होता है। उनका सपोर्ट के बिना आप कोई भी डिसीजन सरकारें नहीं ले सकती हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी रन जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ डिसीजन लेने के लिए किसी भी तरह से लोगों की राय की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आसानी से आप निर्णय ले सकते हैं। तो इस आधार पर उन देशों ने तरक्की तो की है, लेकिन जो लोगों का व्यक्तिगत जीवन स्तर है या जो नेचुरल उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी किसी भी तरह से उन्हें उस ह्यूमन राइट को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आप चाइना में उइगर मुस्लिम्स का हाल देख सकते हैं, आप रशिया में जो वहाँ का मीडिया है उसके द्वारा लोगों को जो पोषित किया जाता है, सिर्फ स्टेट और रशिया की गवर्नमेंट की तारीफ की जो बातें की जाती हैं उसके आधार पर लोगों का जीवन स्तर आप देख सकते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले व्यक्ति से कम है। उनके पास संसाधन है, उनके पास अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन उनके राइट्स नहीं हैं, वे अपनी बात खुलकर नहीं रख सकते। और इसके उलट भारत जैसे देशों में जहाँ लोगों के पास अच्छे राइट हैं, वहाँ इतनी तेजी से विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन जो उसकी विकास की मंद गति है उस के द्वारा भी हम अच्छी जीवन पद्धति की तरफ बढ़ रहे हैं। और न सिर्फ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं बल्कि हमारे ह्यूमन राइट्स भी हैं। तो एज अ पर्सन हम बेहतर जीवन जी सकते हैं भारत जैसे देशों में, बशर्ते कि चाइना जैसे देशों की अपेक्षा। और अगर हम बाकी देशों की बात करें, जैसे कि हमने कहा मिडिल ईस्ट कंट्री, जहाँ खास तौर पर थियोक्रेटिक या धर्म के आधार पर शासन किया जाता था, या फिर वक्त के साथ जहां आज़ादी के बाद अलग अलग उपनिवेश होने, इंग्लैंड और फ्रांस के उपनिवेश होने के बाद जब वो देश आज़ाद हुए तो समय के साथ वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन का विकास नहीं हुआ, डेमोक्रेटिक सिस्टम का विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहाँ तानाशाही सरकारें हमने देखी थी। आप गद्दाफी के बारे में जानते होंगे, आप सद्दाम हुसैन के बारे में जानते होंगे। इसी तरह से हुस्नी मुबारक जो इजिप्ट में थे तानाशाह, 30-35 साल तक ये लोग राज करते थे एक देश पर, खासतौर पर तब जब वो देश बाकी देशों की दास्तां से या गुलामी से आज़ाद हो चुके हैं। तो वहाँ भी इस तरह के एस्पिरेशंस पहुँचे हैं, वहाँ भी रिवॉल्यूशन हुए हैं और वहाँ के लोगों ने भी डिमांड की है कि उन्हें डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। इन रिसेंट टाइम्स वी सॉ इन लीबिया, इजिप्ट, नेपाल, इथोपिया, यमन एंड अदर कंट्रीज द अर्ज फॉर डेमोक्रेसी एंड अनरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ सच सिस्टम। तो वहाँ डेमोक्रेसी ना होने की वजह से समय समय पे बहुत सारी क्रांतियाँ होती हैं, बहुत सारे गुट उभर कर आते हैं, हिंसक या वायलेंट संघर्ष होते हैं। और जब तक वो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सेटअप को ठीक से अपने देशों में लागू नहीं कर लेंगे, तब तक इन देशों में इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और ये इंगित करता है कि आज के समय में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा वही उपयोगी है किसी देश में गवर्नमेंट को बनाए रखने के लिए। तो बाय एंड लार्ज डेमोक्रेसी इज द इवॉल्व्ड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दिस टाइम, and with many issues still it is evolving to be a better system than before। तो आज के समय में एक ही विकल्प है किसी भी व्यक्ति के रहने के लिए, जो सबसे बड़ा सबसे अच्छा जो विकल्प मौजूद है, जो स्ट्रक्चर मौजूद है किसी देश में, वो है डेमोक्रेटिक सेटअप। और इस तरह से अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे सभी देशों में संविधान की जो ज़रूरत है उसको महसूस किया गया। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो आई होप आपको जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ठीक से समझ में आया होगा। और आज की क्लास में हमने
न सिर्फ पॉलिटी बल्कि वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड चीज़ों पर भी जो चर्चा की है वो आपको उपयोगी लगी होगी। तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए हम आगे देखेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड क्या चीज़ें थी, हमने कैसे अपने देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन का विकास किया और कैसे धीरे धीरे हम आज जिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रहते हैं, जिस गवर्नमेंट सेटअप में रहते हैं, वो कैसे बना। तो ये हमारी अगली क्लास में दिया जाएगा। If you find this class important, then please like the video and share and subscribe this video. तब तक के लिए all the best for your preparations. Bye bye.